के साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करना चाहती है और उनका आरोप यह है कि वन मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की जाति के लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। काउंटिंग के लिए बनाए गए 32 में से 25 माइक्रो ऑब्जर्वर मीना और रावत जाति के लोग हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल अब बीजेपी पर जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, उनका कहना यह है कि जानबूझकर इस तरह के कदम उठाए गए जिसमें कि रामनिवास रावत की जाति के लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि आरोप है 32 में से 25 माइक्रो ऑब्जर्वर मीना और रावत जाति के लोग हैं। प्रदेश में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव मतदान में धांधलियां हुई, प्रशासन ने मनमर्जी दिखाई, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मनमर्जी दिखाई। वहां पे भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत जी ने अपने जाति समाज के लोगों को बीएलओ बनवाया, बहुत जाने क्या क्या हुआ। अब स्थिति यह है कि विजयपुर से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने शिकायत की है चुनाव आयोग को, इसको हमने आज निर्वाचन आयोग को भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है कि अभी 32 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं मतगणना के लिए, और मतगणना के लिए 32 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उसमें से 25 लोग मीना और रावत जाति के हैं जो कि रावत जी के रिश्तेदार हैं या उनके समाज के स्वजाति बंधु हैं। उन्हें तत्काल बदलने की मांग की है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा। कम से कम किसी एक जाति विशेष के लोगों को इस तरह चुनाव में लगाकर किसी के प्रति लोकतंत्र की हत्या कराने का प्रयास ही करना चाहिए, और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि एक निष्पक्ष रूप से काउंटिंग हो, मतगणना हो। इसलिए वहां पर तत्काल 32 जो माइक्रो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं स्वजाति बंधु रावत समाज मीना समाज के, उनको तत्काल हटाया जाए। चलिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये मुद्दों की राजनीति के अलावा ये कुछ विषय जो रहते हैं राजनीति में अक्सर चर्चा में रहते हैं और यहाँ भी कुछ इसी तरह की बातचीत हो रही है। सीधे सीधे ये चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से मतदान के दौरान भी ये देखने में आया था कि कांग्रेस ने जो शिकायतें की थी वो सबके सब रावत समाज को लेकर शिकायतें की थी कि रावत समाज की तरफ से आदिवासी और दलितों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तमाम तरह की शिकायतें जो है वो की गई थी और उसमें 37 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की मांग भी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। और अब जिस तरीके से मतदान हुआ और मतदान के बाद रीपोल की मांग हुई, अब देखिए काउंटिंग 23 तारीख को होनी और काउंटिंग को लेकर जो माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उसको लेकर भी अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी तरफ से भी शिकायत की गई। इसके साथ ही जो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया हैं उनकी तरफ से शिकायत की गई और शिकायत में साफ तौर पर यह कहा गया है कि 32 में से 25 जो है जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो मीणा और रावत समुदाय से आते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर वह या तो रामनिवास रावत के रिश्तेदार हैं या फिर उनके समाज के हैं। तो ऐसे में मतगणना को वो लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, ये मांग जो है वो चुनाव आयोग से की और कहा है कि निश्चित तौर पर अगर निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले में मतगणना को निष्पक्ष कराने की नियत अगर रखता है तो इन लोगों को वहां से हटाया जाएगा, ताकि जिस तरीके से मतदान में जो गड़बड़ियां हुई वो गड़बड़ियां मतगणना में देखने को ना मिले। तो हालांकि देखिए ये पूरा चुनाव जो है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि मुद्दों पर तो बात हुई है, लेकिन सीधे तौर पर गुंडागर्दी, छल का पैसा का उपयोग, दुरुपयोग, इसके अलावा अधिकारियों पर भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार इस पूरे चुनाव में देखने को मिले। हमने देखा कि मतगणना के दिन एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सीमा के बाहर धरने पर बैठे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा वो भी धरने पर बैठे थे। दोनों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है, अधिकारी जो है इसका उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो शिकायत माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर की गई है कांग्रेस की तरफ से। मैं शैलेंद्र आपके पास लौटूंगा। केदार सिरोही साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। केदार जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। एक सवाल ये रहेगा कि जो आरोप लग रहे हैं कि मीना और रावत जाति के लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया, रामनिवास रावत के द्वारा ये किया गया और अब ये मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं, ये मतगणना को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? कांग्रेस इस विषय को लेकर अब आगे क्या कार्यक्रम का क्या करने की तैयारी में है? जी देखिए, इसमें दो चीजें स्पष्ट हो रही है। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी की खुद प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठे थे वहां पर दिखाने के लिए। वो धरना नहीं था, वो प्रशासन को वहां पर दबाव बनाना था। वो पूरी तरीके से वहां आप देख रहे थे कि वोटिंग नहीं डालने दे रहे थे आदिवासियों को, गोलियां चली, लोगों को मारपीट की गई। तो वोटिंग वाले दिन काफी परेशान किया गया। और अब जो बातें आई है तो ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि कौन मीना है, कौन
रावत है, कौन उनके रिश्तेदार हैं, उन तमाम लोगों की अगर ड्यूटियां लग रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें मैनिपुलेशन की शंका है। और यही बात जो वहाँ के प्रत्याशी रहे अभी मुकेश मल्होत्रा जी, उन्होंने कही है। अब सरकार का नैतिक दायित्व बनता है, चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि अगर प्रत्याशी के द्वारा अगर कोई शिकायत की गई है तो उसका संतुष्टिपूर्ण निदान करे। और ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों की कमी है काउंटिंग के लिए उस जिले में। एक बात केदार जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चुनाव आयोग भी इसमें इन्वॉल्व है, चुनाव आयोग पर भी विश्वास होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। देखिए, विश्वास तो हम लोग करते ही हैं, संस्था है, परंतु संस्था को अपनी गरिमा भी बना के रखनी पड़ेगी, विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए पारदर्शिता के साथ काम भी करना पड़ेगा। अगर किसी भी एक जगह अगर उनकी पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े होते हैं तो उनकी विश्वसनीयता टूटेगी। तो ये चुनाव आयोग की तो यहाँ डबल ड्यूटी बन जाती है कि उन्हें एक अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत करना है। मैं केदार जी लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ यशपाल जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। यशपाल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। केदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया हमने चलाई, उसमें ये कह रहे हैं कि रामनिवास रावत ने रावत और मीणा समाज के लोगों को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया। 32 की लिस्ट में 25 तो मीणा और रावत समाज से हैं। ये मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऑब्जर्वर की नियुक्तियां, निर्वाचन से संबंधित कामकाजों का संचालन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करती है क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। निर्वाचन आयोग के कार्यों को लेकर के जो टीका टिप्पणी कांग्रेस के द्वारा, इसका मतलब तय है आशीष जी कि कांग्रेस से चुनाव लूज कर रही विजयपुर से। लगातार कलेक्टर को बदलो, नरेंद्र सिंह जी तोमर क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जीतू पटवाई जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी से लेकर के कांग्रेस का अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर के शीर्षक नेतृत्व सब कहीं ना कहीं इफ एंड बट किंतु परंतु में लग गए हैं। और कल जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये ईवीएम पर दोषारोपण करेंगे। अरे ईवीएम को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। निर्वाचन आयोग राज्य का हो या भारत सरकार का हो, ये हमारे इशारे पर काम नहीं करता है। और जहां चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, फिर वहां क्या कहेंगे निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के, कार्य पद्धति को लेकर के। अब योग संयोग से अगर इतनी बड़ी सूची में रावत और मीणा चूंकि उसी बेल्ट में निवास करते हैं और अगर वो अधिकारी कर्मचारी चुनाव के दौरान मतगणना में बैठेंगे या मतदान कराने में संलग्न होंगे तो क्या उनको भगा दिया जाएगा क्या? जातीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता लोग निर्वाचन आयोग पर क्यों टीका टिप्पणी करते हैं, परिणामों क्या क्यों नहीं प्रतीक्षा करते हैं? बिल्कुल, अब वक्त बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, परिणाम भी सामने आ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। अब बढ़ते आगे और अगली खबर मुरैना से, जहां पर मौसमी बीमारी और वायरल फीवर के चलते 2 गांवों में इस वक्त ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। रामपुर इलाके के सिंगादेह और गोहरा गांव में 2 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 24 से अधिक लोग अभी बीमार हैं। पिछले 15 दिन में गांव के लोग मौसमी बीमारी से पीड़ित हैं और अब 15 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और जांच की। जांच के बाद ज्यादातर मरीज वायरल फीवर और डेंगू के पाए गए और 24 से ज्यादा लोग अभी बीमार हैं। और इस वक्त चूंकि मौसम जिस तरह से बदल रहा है, इस बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों का एक बड़ा प्रकोप यहां पर फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मुरैना के इस सिंगादेह और गोहरा गांव में लोग परेशान हैं और ऐसे में 2 लोगों की जान जाना ये एक बड़ी चिंता का भी कारण है। और आगे और लोगों को बचाया जा सके इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये वायरल फीवर और ये मौसमी बीमारियां एक बड़ी चिंता का कारण बनी हुई, कौन कौन से गाँव ज़्यादा प्रभावित हैं और क्या कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिले भर में ऐसे देखा जा रहा है कि अधिकांश जो ब्लॉक स्तर के जाए तो अस्पताल हो या फिर जिला अस्पताल की बात की जाए, मौसमी बीमारी के चलते अस्पताल ओवरफ्लो हो चुके हैं। अब स्थिति ये है कि जो ग्रामीणों में भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो रामपुर थाना क्षेत्र के सिंगादे और गोहरा गांव में बीमारी पिछले 15 दिन से फैली हुई है। यही वजह है कि गाँव में 2 दर्जन से अधिक यानी कि 24 से अधिक मरीजों की संख्या अभी भी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की यानी कि जो चंद्रपाल और कोक सिंह 2 लोगों की मौत हो चुकी है
है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। ग्रामीणों का कहना है कि इन दोनों व्यक्तियों की, मरीजों की मौत हुई है वो या तो मौसमी बीमारी के चलते या वायरल फीवर के चलते हुई है, लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये जांच की जाएगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 15 दिन से स्वास्थ्य विभाग को खबर ही नहीं थी कि किस किस गांव में बीमारी फैल रही है। इसके अलावा अगर जौरा तहसील के तेंदुलकर गांव की बात की जाए तो यहां पर भी 2 दर्जन से अधिक जो मरीज ऐसे हैं वो बीमारी से ग्रसित हैं। अभी भी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन सिंगादे और गोहरा गांव में बीते रोज स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। उसके बाद जो मरीज थे उनके नमूने लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी प्राथमिक जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि वायरल फीवर के चलते गांव में जो बीमारी फैल रही है वो वायरल फीवर है, जिस वजह से अब स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर तो आ गई है। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 15 दिन से जो गांव में बीमारी फैल रही तो कहां थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, क्योंकि ये तो गांव की बात है, जिला अस्पताल में भी हालात ऐसे हैं। बिल्कुल, और इस चुनौती से निपटने के लिए अब तेजी से प्रयास तो करने ही होंगे, साथ ही निगरानी भी बहुत आवश्यक है इस बीमारी की। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से शिमला से आ रही है, जहां पर देर रात रामकृष्ण आश्रम में जमकर बवाल हुआ। यहां के सन्यासियों ने लोगों पर आश्रम पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया और इस दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ किए जाने का भी आरोप लगा। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आश्रम में पथराव के कुछ यहां चिन्ह दिखाई दिए हैं, जिसमें तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस कर्मचारियों समेत कई लोगों को चोट आई है और आश्रम में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दावा यह है कि रामकृष्ण मिशन के नाम से प्रसिद्ध मंदिर की जमीन को लेकर हिमालयन ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन संस्था में एक विवाद चल रहा है और कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। शिमला में ब्रह्म समाज का 2 दिन का अधिवेशन है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुंचे और इस दौरान पूजा संपन्न होने के बाद जब आश्रम के सन्यासियों ने लोगों से मंदिर से जाने को कहा तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद यहां जमकर हंगामा हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, आश्रम में तोड़फोड़ किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, कलश स्थापना तक पर बवाल हुआ है। पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और यहां जमकर बवाल हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ये विवाद देखने को मिला और आश्रम पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। और इतना ही नहीं, जमकर यहां तोड़फोड़ भी की गई और आश्रम के लोगों के अलावा पुलिस कर्मचारियों को भी चोट आई है। इस दौरान आश्रम में जब तोड़फोड़ हुआ, बवाल हुआ, इस वक्त की तस्वीरें 3 हमने आपको दिखाई और अब ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां तोड़फोड़ और बवाल के बाद उसके जो निशान हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं और उसका अवलोकन करते पुलिस कर्मचारी और आश्रम के प्रबंधकों को भी आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में बवाल जब शांत हुआ और ऐसे में ये पूरा विवाद जो है किस तरह से परवान चढ़ा, इसकी 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आश्रम में तोड़फोड़ की गई, कलश स्थापना के वक्त बवाल हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये विवाद की खबर सामने आई, जहां रामकृष्ण आश्रम में जमकर बवाल हुआ। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और वो अपनी जगह है, स्टे मिला हुआ है और मंदिर के लिए जो है किसी ने भी किसी को मना नहीं की है, ना ही हाई कोर्ट ने और ना ही जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना की है। और सब ने कहा है कि मंदिर में जो हर किसी को जो है जाने का अधिकार है और मंदिर सबके लिए जो है खुला रहेगा। और आज भी हम ये चाहते हैं जो हमारे ब्रह्म समाज के जो है ऑल इंडिया लेवल से सारे लोग आए हुए हैं, वो आज और कल जब तक वो वापस नहीं जाते, जब भी वो वहाँ जो है मंदिर में जो है दिन के समय और इस निश्चित समय में जब भी उनको समय लगता है, वो अपने मंदिर में जा करके जो है माथा टेकना चाहते तो उनको जो है अलाउ रखा जाए। उनके साथ जो किसी प्रकार का जो है वो ऐसा व्यवहार ना हो जिससे जो हिमाचल प्रदेश की जो है इज्जत जो है अपने आप में जो है खराब हो। और महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा की सभा में हंगामा हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करने का आरोप लगा। बताया यह जा रहा है कि खलार में नवनीत राणा प्रचार करने पहुंची हुई थी और इस दौरान बैठक में कुर्सियां फेंकी गई। फिलहाल मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां जमकर कुर्सियां उछाली गई और एक दूसरे पर कुर्सी फेंककर हमला किया गया। ये अमरावती के खल्लार में कार्यक्रम चल रहा था और ये देखिए किस तरह से कुर्सियां फेंक फेंक कर एक दूसरे पर हमला करते नजर आए लोग। और अमरावती से सामने आई ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां नवनीत राणा प्रचार करने के लिए पहुंची थी और प्रचार के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला और खुद नवनीत राणा भी लोगों के बीच पहुंच गए। उस वक्त सभी उनके साथ और उनके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं और देखिए हाथों में कुर्सियां लिए हुए और एक दूसरे पर कुर्सियां चलाते नजर आए। अमरावती से तस्वीरें सामने आई हैं और अमरावती के खल्लार में ये हंगामा हुआ जमकर।
जहां प्रचार करने के लिए पहुंचे नवनीत राणा की सभा में हंगामा हुआ, कुर्सियां फेंकी गईं और हवा में उछलती कुर्सियां आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से कुर्सियों को फेंका जा रहा है एक दूसरे पर और कुर्सियों से एक दूसरे को मारा गया। ये अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है। कल्लारमध्ये ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझा भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होते। तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली भाषण संपवलं तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला, पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग मारायला जेव्हा माझ्या लोकांनी आजूबाजूनी सगळ्यांनी सांगितलं देशमुखांनी की भाई तुम्ही भाभीला काहीच म्हणू नका, ताईला काहीच बोलू नका, एवढा घाण शब्द यूज करू नका, तुम्ही मारून टाकणार म्हणून राहिले, काहीच बोलू नका। त्यांचं भाषण संपलं की आम्ही जाणार आहे आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे। त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला। मग माझ्यासमोर आले, स्वतः आमचे पत्रकार बंधू तिथे होते, गावाचेच तिथे होते, ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांची राग जे माझ्यावर होता मला पाहून शिव्यागाळ करणं। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच एक मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ गई हैं। अघाड़ी का हाथ AIMPLB के साथ है और यह साफ हो गया कि फहाद अहमद अणुशक्ति नगर से NCP शरद चंद्र पवार गुट के उम्मीदवार हैं, जबकि सज्जाद नोमानी पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट जिहाद करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक जो कि नोमानी की तस्वीर है और दूसरी ये स्वरा भास्कर के पति हैं जो उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं और AIMPLB के साथ अघाड़ी है, वोट जिहाद का इस पर आरोप लगा है और अब इस तस्वीर को लेकर कई तरह की सियासी बयानबाजियां चल रही हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। तेज रफ्तार का असर या कहर कहें तो विदिशा में देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक से टकराई कार जिसमें 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। मुरैना में 2 बाइक्स की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। रीवा में तेज रफ्तार ट्रक में कार जा घुसी। छतरपुर में एक जीप 10 फीट नीचे खाई में गिर गई। और ये 4 तस्वीरें इन 4 हादसों से जुड़ी हुई, जिस पर खरगोन की खबर को और विस्तारपूर्वक आपको बताएं तो तेज रफ्तार कार का कहर दिखा, जहां 2 कारों की आपस में टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार से एसडीएम लिखी जो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, उसने एक कार को टक्कर मारी जिससे कार पलट गई है। ये परकच्चे उड़ गए जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीण जो है डालकी से बुरहानपुर बारात में जा रहे थे, इस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। 2 लोगों की स्पॉट पे ही मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्कॉर्पियो वाहन था वो किराए पे था या एसडीएम का खुद का वाहन था। बड़वानी जिले के सेंधवा का ये वाहन बताया जा रहा है, जिसके द्वारा बारात की वाहन को टक्कर मारी गई है और टक्कर मारने के साथ रफ्तार का कहर देखा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो तेज गति से एसडीएम लिखा हुआ वाहन डायवर्सन रोड से जा रहा था और इस दौरान जो है एक जो अन्य वाहन है जिसमें बारात के यात्री शामिल थे, वो जवाहर मार्ग पे टर्न ले रहे थे और सीधी टक्कर मारी है, जिसमें 2 की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। एक्सीडेंट हुआ है जवाहर मार्ग है और अपने डायवर्सन के बीच में क्रॉसिंग पर। इसमें एक स्कॉर्पियो है और एक इको गाड़ी जो
डालकी से बुरहानपुर जा रही थी, बारात लेके जा रहे थे। उसके बड़े भाई की लड़की की शादी थी वहाँ पर। यहाँ से बारात लेके जा रहे थे बुरहानपुर, जो यहाँ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। इसमें शायद 2 की डेथ हो चुकी है और 3-4 घायल है उसमें। 5 लोग घायल। 5 लोग घायल उसमें। हम ग्राम डालकी से जा रहे थे बुरहानपुर शादी में, तो खरगोन में आके वैन में बैठे थे हम। वहाँ उधर से गाड़ी आई, न जाने कौन सी आई, दोनों में भिड़त हुई। गाड़ी में थे हम 6 जन। छतरपुर में तेज रफ्तार जीप सड़क किनारे 10 फीट नीचे खाई में गिर गई। 3 बार पलटने के बाद जीप सीधी हो गई और गनीमत यह रही कि जीप सवार किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बमीठा थाने के भुसौर रोड के पास एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 10 फीट खाई में जा पलटी और जीप में एक ही परिवार के लोग सवार थे। हादसे के वक्त वहां से गुजर रही आबकारी विभाग की टीम सभी के मदद के लिए वहां पहुंची और सभी को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला। चलो आराम से निकलो, आराम से। बच गए भैया तुम लोग, आराम से निकलाओ। गाड़ी टेढ़ी हो गई पूरी बोलेरो। आराम से निकलो, आ जाओ आराम से। और खबरें आगे भी जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।